प्यारे विद्यार्थियों, आज हम सामाजिक अनुसंधान के विभिन्न चरणों के बारे में अध्ययन करेंगे। किसी भी सामाजिक घटना का अध्ययन करना है और उसे तार्किकता के आधार पर उसकी विवेचना करनी है, उसके तथ्यों का एकत्रीकरण करना है, तो ऐसे में अनुसंधानकर्ता को वैज्ञानिक प्रविधियों का, टूल्स और टेक्निक्स का इस्तेमाल करके ही संभव किया जा सकता है। अगर अध्ययन को तार्किक और वैज्ञानिकवाद के दृष्टिकोण से तर्क की कसौटी पर खरा उतारना है तो हमें इन विभिन्न सोशियोलॉजिकल रिसर्च स्टेप्स को अपनाना पड़ेगा। कोई भी अनुसंधान किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो, चाहे वो महिलाओं से संबंधित हो, चाहे वो जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी का हो, बाल अपराधियों का हो, चाहे वो पॉपुलेशन से रिलेटेड हो, चाहे कोई भी सामाजिक समस्या हो, उन सब का अध्ययन करने के लिए किसी भी समाज वैज्ञानिक को, किसी भी अनुसंधानकर्ता को ये इन चरणों को एडॉप्ट करना पड़ता है, इन चरणों की पालना करनी पड़ती है। इन चरणों के आधार पर ही कोई भी शोधकर्ता अपने शोध को अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सिद्ध होता है। ये चरण उसके अनुसंधान को फ्रूटफुल बनाने में, अनुसंधान को उपयोगितावादी बनाने में सहायक सिद्ध होते हैं। तो आज हम चर्चा करते हैं इन स्टेप्स की। मुख्यतः ये स्टेप्स 11 स्टेप्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। आपको विभिन्न किताबों के अंदर कहीं पर 13 चरण दिखेंगे सामाजिक अनुसंधान के, कहीं पर 10 दिखेंगे, कहीं पर 8 दिखेंगे, और हम मुख्यतः मोटे मोटे तौर पर ये सामाजिक अनुसंधान के चरण हैं जिनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। पहला है जो चरण है, जो स्टेप है सोशल रिसर्च का, वो है सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम्स। जिस समस्या का, जिस प्रघटना का, जिस सामाजिक घटना का हमें अध्ययन करना है, सबसे पहले हम लोग यह निराकरण कर ले, अनुसंधानकर्ता यह समाधान कर ले कि हमें किस समस्या के बारे में या किस विषय के बारे में अध्ययन करना है। जैसे ग्रामीण भारत में व्याप्त बेरोजगारी का अध्ययन करना है, तो सर्वप्रथम अनुसंधानकर्ता अपने मस्तिष्क में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर एक पिक्चर बना ले कि मेरा जो अध्ययन की जो विषय वस्तु है, मेरा जो विषय है वो क्या है, ग्रामीण भारत में बेरोजगारी। ये क्लियर हो गया, क्योंकि बिना विषय के चुनाव के अनुसंधानकर्ता आगे बढ़ नहीं पाता है। द्वितीय, रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर एंड यूनिट्स। दूसरे चरण के अंतर्गत उस अनुसंधानकर्ता को, जैसे वो मैंने बताया, अध्ययन करना है ग्रामीण भारत में बेरोजगारी का अध्ययन कर रहा है, तो उससे रिलेटेड जितने भी डेटाज हैं, बेरोजगारी से रिलेटेड जितने भी बुक्स आ रखी हैं, जितने भी लिटरेचर है, उन सभी साहित्य का वो अध्ययन करेगा। क्योंकि अनुसंधान करते वक्त अनुसंधानकर्ता को यह बताना होता है, उसे रिव्यू ऑफ लिटरेचर में ये लिखना पड़ता है कि मुझसे पहले कितने सोशल साइंटिस्ट ने या कितने वैज्ञानिकों ने इस विषय पर अनुसंधान किया है, उन्होंने अपने अनुसंधानों में क्या क्या फाइंडिंग्स पाई है, क्या क्या निष्कर्ष पाए हैं, क्या कमियां पाई हैं, उन सब का डिटेल, उन सब का ब्यौरा विवरण अपनी उस पुस्तक में, अपने उस अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता को देना होता है। साथ ही साथ यूनिट्स, अनुसंधानकर्ता जिन इकाइयों के बारे में बात कर रहा है अपने अनुसंधान में, चाहे वो जैसे गांव है, बेरोजगारी है, वहाँ के युवक हैं जिनके बारे में वो अध्ययन कर रहा है, ऐसे युवा जो स्नातक स्तर की पढ़ाई कर चुके हैं, स्नातक और उससे ऊपर के युवा हैं, तो उस अनुसंधानकर्ता को ये ध्यान रखना चाहिए जिस विषय का वो चुनाव किया, अध्ययन कर रहा है, उस अध्ययन विषय से संबंधित जितनी भी इकाइयाँ प्रयुक्त हो रही हैं, वो सब इकाइयाँ बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। उन इकाइयों को भली भांति अच्छी तरह से सुस्पष्ट रूप में परिभाषित करना आवश्यक होता है। तीसरा पॉइंट है हाइपोथेसिस। प्रत्येक अनुसंधानकर्ता किसी भी शोध को करता है
उस शोध को करने से पहले, शोध के निष्कर्षों से पहले वो एक उपकल्पना का निर्माण करता है, एक हाइपोथेसिस बिल्ड करता है। उपकल्पना क्या होती है? एक प्री डिसाइडेड नोशंस है, एक पूर्व विचार है जो उस सोशल साइंटिस्ट के मस्तिष्क में है, जिसकी सत्यता की जांच करनी शेष है, जिसे सत्य की कसौटी पर खरा उतारना शेष है। एक ऐसा विचार है जो अनुसंधानकर्ता सर्वप्रथम विषय के चुनाव के बाद अपने मस्तिष्क में लाता है। अब ये हाइपोथेसिस ऐसा हो सकता है, हाइपोथेसिस एक आधार है, उपकल्पना किसी भी अनुसंधान की आधार है। वो एक दिशा प्रदान करती है अनुसंधानकर्ता को कि ये एक धारणा है अनुसंधानकर्ता के मस्तिष्क में। यहाँ पर मान लिया अपन वो ये विचार करके चले कि ग्रामीण भारत में बेरोजगारी का जो दर है, बेरोजगारी की दर है, वो शहरी क्षेत्र से अधिक है। तो ये एक नोशंस, एक विचार को मान के चलता है, इसे उपकल्पना कहते हैं। एक प्री डिसाइडेड नोशंस है जिसकी सत्यता की जांच करनी शेष है। सत्यता की जांच कब होगी? जब पूरी तरह से वो अध्ययन कर लेगा, अपना पूरा शोध कर लेगा विषय से संबंधित, तब जाकर के वो बताएगा कि मेरा जो हाइपोथेसिस था वो सही था या गलत था, कैसा था, नल हाइपोथेसिस था या बिल्कुल एग्जैक्ट था, एवोइडेबल था या नहीं था। ठीक है ना। चौथा है स्टडी एरिया। किसी भी अध्ययन से संबंधित अध्ययन क्षेत्र बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। जैसे मान लो भारत बहुत बड़ा स्टेट है, कंट्री है। अब अध्ययन क्षेत्र कितना लिया जाए? अध्ययन क्षेत्र भी ऐसा हो जहाँ पर सहजता से, सुगमता से अनुसंधानकर्ता की पहुँच हो, वहाँ पहुँच सके, आराम से उनसे संबंधित डेटा उसको कलेक्ट कर सके और ऐसे डेटा, ऐसे तथ्य वो कलेक्ट करे जो वास्तव में रिलायबल हो, बिल्कुल प्रमाणिक हो। तो ऐसे में क्या होता है, जैसे ग्रामीण भारत का अध्ययन तो पूरे भारत का कर नहीं पाएंगे, तो जैसे जैसलमेर जिला है, भारत के अंदर राजस्थान में जैसलमेर के अंदर भी वो पर्टिकुलर 2-3 ग्राम पंचायत, 2-3 पंचायत समितियों के अंतर्गत वो जाकर के 5-5 या 10-10 ग्राम पंचायतों के का अध्ययन करेगा। ये उसका अध्ययन क्षेत्र हो, ताकि 15-20 गाँव का वो अध्ययन कर ले और अच्छी तरह से बिल्कुल अपने अध्ययन को बिल्कुल सुदृढ़ता प्रदान करे और एक ऑथेंटिक स्टडी एज ए रिजल्ट बाहर आए। फिर होता है 5वां रेस्पोंडेंट्स, उत्तरदाता। अब उत्तरदाता कौन होंगे उनके? जैसे ग्रामीण भारत में व्याप्त बेरोजगारी का जब अध्ययन कर रहा है कोई शोधकर्ता, तो उसके मस्तिष्क में बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि मेरे रेस्पोंडेंट्स कौन से होंगे, मेरे उत्तरदाता कौन होंगे जिनसे मैं प्रश्न करूंगा और ये मेरे अनुसंधान में सहायक होंगे और मेरी जो स्टडी है, मेरा जो विषय है, उस विषय से रिलेटेड वो मुझे पूरे के पूरे जवाब देंगे और मेरे अनुसंधान में सहायक होंगे। तो यहाँ पर जैसे अपन ने एग्जाम्पल लिया बेरोजगारी का, ग्रामीण भारत में व्याप्त बेरोजगारी का, तो यहाँ अनुसंधानकर्ता सबसे पहले बिल्कुल क्लियर पिक्चर बनाएगा कि मेरे उत्तरदाता कौन होंगे, मेरे रेस्पोंडेंट्स कौन होंगे। जैसे अपन स्नातक स्तर से और उससे ऊपर के जो बेरोजगार हैं उनका अध्ययन कर रहे हैं, उसमें युवक युवतियाँ सभी हैं। अब यहाँ पर हमको क्लासिफाइड करना पड़ेगा, बिल्कुल स्पष्ट रूप से, बिल्कुल एकदम क्लियर कट मेंशन करना पड़ेगा कि मैं इतने तो मेरे जो स्नातक युवक बेरोजगार हैं इतने में लूँगा, इतने में युवतियाँ बेरोजगार लूँगा, उनमें एज ग्रुप का क्लासिफिकेशन करेंगे। उसके बाद उनके पेरेंट्स से बात करनी है या नहीं करनी है, उनको रेस्पोंडेंट बनाना है या नहीं बनाना है, और वहाँ के जनप्रतिनिधियों को या मौजूद व्यक्ति हैं उनको रेस्पोंडेंट बनाना है या नहीं बनाना है, सरकारी एजेंसीज के जो वहाँ पर सरकारी कारिंदे हैं, जो अपने मुलाजिम हैं, जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, उनसे डिस्कस करना है या नहीं करना है। तो इस तरह से उत्तरदाताओं की जो कैटेगरीज है उसको बिल्कुल स्पष्ट रूप से उन्हें बताना पड़ेगा, तब जाकर के वो ये अपने अनुसंधान को, अपने शोध कार्य को सही दिशा में ले जा पाएंगे। ये सब करने के बाद सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम, रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, हाइपोथेसिस और स्टडी एरिया एंड देन सिलेक्शन ऑफ रेस्पोंडेंट्स, ये सब करने के बाद सोर्सेस ऑफ डेटा के ऊपर बात करनी है। आंकड़े एकत्रित करने के लिए अनुसंधानकर्ता किन किन स्रोतों का चुनाव करेगा, किन किन स्रोतों के माध्यम से वो अपने डेटाज को कलेक्ट करेगा। तो डेटाज 2 प्रकार के होते हैं, ये अपने आगामी कक्षा में बताऊंगा, प्राइमरी डेटाज और सेकेंडरी डेटाज।
अब प्राइमरी डेटाज और सेकेंडरी डेटाज में वो किन डेटाज को वैल्यू देगा? प्राइमरी डेटाज तो वो है जो ये रेस्पोंडेंट से बात करेंगे, जो खुद वहाँ से कलेक्ट करेंगे। सेकेंडरी के अंदर मैगजीन्स है, न्यूज़पेपर है, लिटरेचर है पुराना, ये सब आता है। इसके बारे में अलग क्लास में मैं बताऊँगा आपको विस्तृत रूप से। तो सोर्सेज ऑफ डेटा भी बहुत मायना रखता है। इन डेटाज को कैसे कलेक्ट करना है, इन रेस्पोंडेंट्स के पास से किस तरह से कैसे क्वेश्चंस बना करके अपने अध्ययन क्षेत्र से संबंधित, अपने विषय से संबंधित समकों को एकत्रित करना है, ये सब काफ़ी कुछ अनुसंधानकर्ता की बुद्धिमत्ता पर भी निर्भर करता है। और इन सबसे इतर एक बात का ध्यान रखना होता है, किसी भी अनुसंधान को करते वक्त अनुसंधानकर्ता को बिल्कुल मूल्य तटस्थ भाव रखना होता है, बिल्कुल वैल्यू न्यूट्रल रहना होता है। कोई भी किसी भी तरह से किसी भी विचार को लेकर के किन्हीं व्यक्तियों की तरफ उसका कोई इंक्लाइन नहीं होना चाहिए, उसका कोई झुकाव नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल बायस्ड नहीं होना चाहिए, बिल्कुल निरपेक्ष भाव से, मूल्य तटस्थ रूप से वो अपना अध्ययन करेगा अपने फील्ड के अंदर जा करके। तभी जा करके एक अच्छा शोध, एक अच्छा सिद्धांत, एक अच्छी अवधारणा निर्मित हो पाएगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज इस ई कक्षा के अंदर इस पहले भाग में हम लोगों ने ये 6 स्टेप्स इनके डिस्कस किए हैं। इन 6 स्टेप्स के बारे में आप पढ़ना, इनसे संबंधित कोई भी क्वेरीज हो, कोई प्रश्न हो, कोई मन में कोई शंका हो तो मुझे आप पूछिए, व्हाट्सएप के थ्रू, फ़ोन करके, कैसे भी ईमेल के द्वारा आप पूछ सकते हैं मुझे। और नेक्स्ट क्लास के अंदर इसके रिमेनिंग तो अपने टॉपिक्स हैं, इनके ऊपर डिस्कस करेंगे। टूल्स एंड टेक्निक्स, कलेक्शन ऑफ डेटा, टेबुलेशन ऑफ डेटा, इंटरप्रिटेशन और निष्कर्ष, सिद्धांत का निर्माण या नियमों का निर्माण, इनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो मेरे विद्यार्थियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो स्टेप्स ऑफ सोशल रिसर्च है आपको समझ में आ गया होगा। सोशियोलॉजी के अंदर जो आप विद्यार्थी हैं, आपको एक बहुत गहनता से पढ़ना चाहिए। आने वाले समय के अंदर जब आप किसी भी फील्ड में जाएंगे, रिसर्च बेस्ड काम करना है, तो आपको ये स्टेप्स बहुत अच्छी तरह से आने चाहिए ना। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, टेक केयर, गुड बाय।